थी, क्यों नहीं होती? रिकॉर्ड नहीं होता सर उसका कोई। हाँ, याद नहीं रहती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आप कैसे साबित करेंगे कि हमने कम्युनिकेट किया? विटनेस कोई नहीं होता उसका, प्रूफ भी नहीं है। विटनेस नहीं ठीक होता। है। रिटन कम्युनिकेशन रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, रिकॉर्ड होता है, इसके आगे से फीचर्स मौजूद है। ग्राफिकल कम्युनिकेशन कैसे होती है? साइन बोर्ड ग्राफिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इनके आगे फीचर्स मौजूद हैं कम्युनिकेशंस के, ठीक है। बेनिफिट्स वर्बल के क्या है? पर्सनल होती है। पर्सनल मतलब आपको पता है कि सर ने खुद मुझे कहा है, तो ये पर्सनल है, इन पर्सन आपको कही जाती है। क्विक तो है, मैंने इमीडिएटली आपको बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट वर्बल होती ही डायरेक्ट है कि आमने सामने, 1 to 1 कॉल पे भी है, जैसे भी है, लेकिन आप डायरेक्टली उस बंदे से बात कर रहे होते हैं। अब अगर मैं उस्मान से कोई बात कहूँ, कल आपको उस्मान बताए, तो हो सकता है वो बात डायरेक्टली कन्वे ना हो, वो समझ ना आए, उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट जाऊँगा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन के टाइप्स पता हो, थोड़ी बहुत ब्रीफ उनके बारे में पता हो। क्विक एंड चेक अंडरस्टैंडिंग, अब जब मैं देखता हूँ आपको समझ आ रही है नहीं, मैं आपसे आवाज़ दे के पूछ लेता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं है। क्विक अंडरस्टैंडिंग हम चेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं। आप मुझे कॉन्टीन्यूसली फीडबैक दे रहे होते हैं कि आप क्वेश्चनिंग भी करते हैं, प्लस आप बताते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ आई है या उसमें क्या है, सजेशंस भी इंक्लूड हो जाती हैं। शेयर व्यूज़, हम व्यूज़ भी शेयर करते हैं। आप जैसे कहते हैं ऐसे भी हो सकता था, वैसे भी हो सकता था। हो सकता है पेपर के दौरान जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपने भी साथ साथ पढ़ा, कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में ना आ रहे हो, तो आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे कि सर इसकी तो ये गलती भी थी जो मेरे जहन में नहीं आ रही, तो हम व्यूज़ वर्बल में शेयर कर लेते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है? बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज कि मैं किस चीज़ पे कितना स्ट्रेस दे रहा हूँ। अब ये जो मेरा हाथ हिल रहा है या मैं जेस्चर दे रहा हूँ, किसी को गुस्से से देख रहा हूँ, तो ये मेरी बॉडी लैंग्वेज है। इससे पता चलता है कि मैं आप लोगों के बारे में डायरेक्टली क्या फील कर रहा हूँ। लिमिटेशंस, लैंग्वेज बैरियर। सऊदीया में अगर आप लोग जॉब पे जाएंगे, अगर वो लोग अरबी में आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, तो वर्बल में क्या है? लैंग्वेज बैरियर है। जर्गन्स है, मतलब कि कोई एब्रीवेशंस अगर वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी आपको समझ नहीं आएंगी। मैं कह दूँ H&S, फॉलो H&S, मैं कह के कॉन्फ्रेंस में चला गया, मुझे नहीं पता आपको समझ आई है नहीं, जब तक कि उसको, अब जब हम पेपर पे लिखा होता है तो H&S के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी, या हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ ब्रैकेट में H&S लिखा होता है। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है, ठीक है। डायलेक्ट, हम अपनी मर्ज़ी से जैसे हमने कहना होता है उसी तरह हम उसको इंटरप्रेट करवाते हैं। नॉइस में, वॉइस में क्या हो सकती है? नॉइस का एजेड हो सकता है कि बैकग्राउंड अगर नॉइस है, ये तो हम छोटी क्लास में, अगर कोई बहुत बड़े लेवल की क्लास हो, बैकग्राउंड पे नॉइस हो, कोई मशीन चल रही हो, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, तो फिर क्या होगा? वो समझ नहीं आएगी, ये उसकी लिमिटेशन है। हो सकता है आपको बात ही समझ ना आए क्या कहा है। पुअर हेयरिंग हो सकती है, कुछ को समझ आएगी, कुछ को नहीं समझ आएगी। एम्बिग्विटी को छोड़ दे, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड नहीं होता और फॉरगेट हो सकती है। हो सकता है आपको मैंने अभी कहा है, कल आपको याद ना रहे आपने कब कहा है, ठीक है। याद तो नहीं कर रहे, तो हम लोग अब ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर? ताकि कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हैं, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं, आप हर चीज़ लिखें। कोई चीज़ में लेक्चर के अलावा कहता हूँ आपके पास रिकॉर्ड होगी, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं। पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी किस केस में होगी? अगर ओवर द फ़ोन या किसी ऐसे सोर्स से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन परमानेंट रिकॉर्ड है, रेफरेंस है, केयरफुली क्लैरिटी के साथ लिखी जा सकती है, ठीक है। और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिवली चीप है, मतलब कागज़ों पे कोई बहुत एक्सपेंसिव काम तो नहीं है, चीपली आप एक ही बार प्रिंट करके सबको दे सकते हैं। लिमिटेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, इनडायरेक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इसमें लगेगा, ज़ाहिर है वर्बल से ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ करना है, ज़्यादा वक्त लगेगा। एब्रीवेशंस इसमें भी हो सकती हैं, अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी H&S लिख के दे दिया है तो उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल नहीं होती, एक वाइड ऑडियंस को कवर कर लेती है, ठीक है। एम्बिगुअस का मीनिंग किसको आता है? एक मिनट, ये डाउटफुल में आती है चीज, जिसका कंफर्म आपको ना हो, जिस चीज का डाउटफुल हो जाए, शायद कुछ इस तरह का हाँ, जिसकी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो, समझ ना मतलब एक आपको डायरेक्टली, मतलब मल्टीपल, आप कुछ और उसको इंटरप्रेट करें, वो कुछ और इंटरप्रेट करे, वो कुछ और। कल आना है,
कोई कहे कल इधर आना है, क्रिकेट ग्राउंड में आना है, किधर आना है, आप वो समझ के उधर चले जाओ, ये समझ के इधर, तो इसमें ये चीज़ होती है। लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन ज़ाहिर है रिटर्न चीज़ को आप कब करेंगे, जब आप उससे मिलेंगे। फिर ग्राफिकल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये हम रिपोर्ट में बार बार ग्राफिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पे साइंस होने चाहिए थे, वहाँ साइंस लगाओ। साइंस को कैसे, आई कैचिंग है, आई कैचिंग है कि नहीं है साइन बोर्ड? कलरफुल जब होता है एकदम आपका दिल करता है, आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, आप उस चीज़ को देखते हैं, विजुअल नज़र आता है। क्विक टू इंटरप्रेट, क्योंकि साइंस जो होते हैं ईजी होते हैं, क्विक टू इंटरप्रेट। मुश्किल साइनेज तो कोई नहीं लगाता। आग के लिए हम कैसा साइन लगाएंगे, जैसे नीचे बना हुआ सिंपल आपको नज़र आ रही है आग, इसकी जगह कुछ और लगाते, जला हुआ बंदा लगा देते, फिर आपको क्या पता चलता कि यहाँ आग लगने का ख़तरा है, शायद क्लियर इंटरप्रिटेशन ना होती। लैंग्वेज बैरियर इसमें होता ही नहीं है क्योंकि सिंपल होता है, कोई ख़ास इसके अंदर लैंग्वेज इन्वॉल्व ही नहीं है। पश्तो वाला है, हिंदको वाला है, उर्दू है, अरबी है, जो भी है। अब गाड़ी के साथ एक गाड़ी बनी हुई है, दूसरी गाड़ी पे क्रॉस लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ओवरटेकिंग नहीं करनी। सब के लिए क्लियर है। एक इलिटरेट ड्राइवर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है कि साइनेज का क्या मतलब है। कुछ साइन थोड़े से मुश्किल आ जाते हैं, वो स्पेशल लोगों के लिए होते हैं। फिर इसके अंदर एब्रीवेशंस तो इस्तेमाल ही नहीं होती वाइड ऑडियंस के लिए। या मोटरवे पे एक बोर्ड लग गया है तो लाजमी नहीं है वो एक ही बंदा देखे, दिन को अगर 10,000 लोग गुजर रहे हैं तो सब के लिए वो एक ही काफ़ी है। अब रिटर्न होता तो फिर एक एक ड्राइवर को मैं रोक के कागज़ पकड़ा रहा होता, ये पढ़ के जाना, आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सिंपल मैसेज होता है लेकिन एक्सपेंसिव है। बोर्ड एक्सपेंसिव है या नहीं है? मेटल के बोर्ड आपने बनवाने हैं, देने हैं, लगाने हैं, सब कुछ एक्सपेंसिव है। हो सकता है इग्नोर कर दिए जाएँ, या आपके विजन में ना आए, या वर्कर उधर से गुजर जाए, या रश की वजह से वो ना देखे, तो बोर्ड इग्नोर भी हो सकता है। कुछ सिंबल्स अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, जैसे मैंने कहा कुछ साइंस जो है वो मुश्किल होते हैं, वो हर कोई नहीं समझ सकता। फिर उस जगह पे थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन आती है। फीडबैक तो इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन इसमें हो ही नहीं सकता। और इम्पेयर्ड विजन है या नहीं है? इम्पेयर्ड विजन से क्या मुराद है? वही मतलब जो आपने उसके लिए कहा था एम्बिग्विटी के लिए, मैं ठहरे देख मिलता जुलता ना हो। नहीं, बाज मिलते जुलते होते हैं जिससे बंदे को डाउट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह का होगा। यस सर। देखने में एक जैसा होंगे लेकिन इम्पेयर्ड विजन से उनकी मुराद है किसी ऐसी जगह पे होना जहाँ पे क्या हो। इसका डायरेक्ट जो था ना, ये इम्पेयर्ड विजन मैंने पहले भी छोड़ दिया था क्योंकि ये क्लियर नहीं है लिखने की। मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे साइन तो देखने में एक होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है। सर इसमें तो मुझे ये ये है समझ आ रहा कि है। पर्सन आईसाइट कैन नॉट बी करेक्टेड टू अ नॉर्मल लेवल। हाँ ना, इस चीज़ को छोड़ दो, ये आपने लिखना वैसे भी नहीं है, लिहाजा बस नॉर्मल इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ग्राफिकल क्या होती है, वर्बल क्या होती है, रिटर्न क्या होती है, थोड़े से 2-3 बेनिफिट्स 2-3 नुकसान, इस तरह का सवाल आता भी नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स कौन से हैं? नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड को हम हर जगह डिस्कस करते हैं जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होती है, क्योंकि कंपनी के अंदर नोटिस बोर्ड लाजमी होता है। जब हमने उसकी बात की थी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की, तब भी हमने कहा था कि एक पॉलिसी की कॉपी हम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं रिकॉर्ड के लिए। और हम किस फॉर्म में ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं? पोस्टर और वीडियोस दे सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया के थ्रू, वीडियो फॉर्म में, या कोई सोशल मीडिया या किसी भी थ्रू, कोई हम व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले, किसी भी किस्म का डिजिटल मीडिया हम इस्तेमाल करके। पेड़ का ये आता है कि धीमी नजर, या फॉर एग्जांपल बाज के कलर थोड़े डिम डिम होते हैं ना, ये उसका ये ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉम्पैक्ट फॉर्म कुछ लोग वो भी हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो सकता है। वो कलर उसमें अगर प्रॉपर नहीं है, फीके कलर है, तो वो चीज समझनी मुश्किल होती है। इसका ये मतलब है। हाँ ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग मेथड कौन सा है? टूल बॉक्स टॉक है। टूल बॉक्स टॉक डिफरेंट उसके लिए कामों के लिए डिफरेंट एवरेज टाइम पे होती है। टूल बॉक्स टॉक के अपने पैरामीटर्स होते हैं कि किन पैरामीटर्स पे आप डिसाइड करेंगे कि टूल बॉक्स टॉक कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए। जब आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें किसी जगह अगर आपको लगता है जैसे स्लिप एंड ट्रिप है, या मैनुअल लैंडिंग सिखानी है, या किसी जगह टूल बॉक्स टॉक लगती है, फिर उसके हिसाब से आपने टूल बॉक्स टॉक का टाइम डिसाइड करना है। नॉर्मली सुपरवाइज़र वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करता है। फिर मेमोज और ईमेल्स के थ्रू आप कंट्रोल्स में लिखेंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और वर्कर्स को हैंडबुक्स भी दे सकते हैं। हैंडबुक्स जैसे यूज़र मैनुअल टाइप के हैंडबुक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्मिंग वर्कर में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? अवैस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी ये ऐसे ही टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, आगे ख़ास टॉपिक आएंगे उन पे फिर टाइम लगेगा। नहीं पता कंसल्ट किसको कहते हैं? मशवरा लेना। और इन्फॉर्म, तो इसमें फ़र्क यही है कि इन्फॉर्म करना सिर्फ आप बता देते हैं, आप उनसे नहीं पूछते, उनकी राय आपके लिए अहम नहीं है, ठीक है। तो इन्फॉर्म कर देना कि आपने ऐसे करना है विदाउट नोइंग कि उनका मसला क्या है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मिंग आता है। कंसल्टिंग का मतलब है कि उनका भी साथ राय लेना, उनका मशवरा लेना कि उनके लिए क्या चीज़ ईजी है। जैसे मैंने आज आपसे कंसल्ट किया कि हम पहले एलिमेंट्स ख़त्म करके फिर पेपर की तरफ जाते हैं, आपकी राय को फिर मैंने लेकर अपने एलिमेंट्स को शुरू कर दिया। अगर मैं इन्फॉर्म करता कि नहीं आज हमने वो करना है, तो फिर वो इन्फॉर्मिंग में आता था, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। कंसल्टिंग टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने आपको जो कहा, आपकी राय भी ली बदले में, ओपिनियन भी हम इसमें शेयर करते हैं, किसके दरमियान होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। और इन्फॉर्मिंग वन वे है, मतलब सिर्फ मैंने बता दिया कि ये काम करना है विदाउट नोइंग कि उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या कंसर्न्स हैं, कुछ भी नहीं जानूंगा। टिपिकल इश्यूज, किस बारे में कंसल्टेशन होनी चाहिए? अक्सर अकात क्वेश्चन आ सकता है कि वर्कर की कंसल्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अगर कोई न्यू मेजर है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले जो काम हो रहे थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के सारे हमने पॉलिसी में कंट्रोल सब कुछ रिस्क असेसमेंट कर लिया, लेकिन अब कोई नए मेजर आ रहे हैं जिसके ज़रिए, तो हमें वो कौन बताएगा? हमें खुद पता चलेंगे, क्योंकि वर्कर फील्ड में डायरेक्टली काम कर रहा है, उसको पता है कि ये मसला है। फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे एनिमल्स हैं, पहले हमने वो चीज़ कंसिडर नहीं की, वर्कर्स ने कहा कि रोज़ यहाँ पे भेड़िए आते हैं या कोई जानवर आता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? कंसल्टेशन के ज़रिए। इस तरह कोई भी रिस्क नया अराइज हो सकता है। पहले हमारा जो था फर्नेस था, कोई मशीन थी, वो लीकेज नहीं था, उसके अंदर से कोई गैसेज रिलीज़ नहीं हो रही थी। अब वर्कर्स ने मुझे कंसल्टेशन में बताया कि हमें गले की इरिटेशन हो रही है फ्रीक्वेंटली, हमें ज़ुकाम हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है, सांस लेने में मसला हो रहा है, तो ये कैसे पता चला? कंसल्टेशन से। तो कंसल्टेशन ऐसे टॉपिक्स में क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। अगर न्यू एडवाइज़र लगाएंगे फिर भी हमारे लिए कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि नया एडवाइज़र कब चलेगा? वर्कर्स के साथ, जब एक दूसरे के मसले, एक दूसरे की चीज़ें आपस में शेयर करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी के जब ट्रेनिंग प्लान्स होंगे, वह कौन बताएगा कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए? नियर मिसेस किस बारे में हो रहे हैं? ज़्यादा मसले हमें क्या हो रहे हैं? हमें सांस लेने में मसला हो रहा है, हमें कन्फाइंड स्पेस में मसला हो रहा है, स्लिप एंड ट्रिप नियर मिसेस हो रहे हैं, तो फिर इस मामले में कंसल्टेशन क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम ट्रेनिंग प्लान्स बना रहे होते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग हमारे लिए ज़रूरी हो गई हैं, जो ट्रेनिंग्स हमने अब करनी है। जैसे आपने रिपोर्ट के अंदर ट्रेनिंग्स लिखी होंगी डिफरेंट, के इस बारे में ट्रेनिंग दो, उस बारे में ट्रेनिंग दो। हम नए ट्रेनिंग प्लान्स जब भी बनाएंगे फिर हम क्या करेंगे? वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन करेंगे, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट को इतना नहीं पता होता हैज़र्ड्स के बारे में जितना वर्कर्स को पता होता है। अब जब सेफ्टी ऑफिसर भी साइट पे निकलता है तो साइट पे जाके किससे कंसल्टेशन लेता है? वर्कर्स की राय लाजमी लेता है, वरना आपकी रिस्क असेसमेंट हो ही नहीं सकती। किसी ने कोई ऐसा हैज़र्ड लिखा अपनी रिपोर्ट में जो सिर्फ वर्कर्स कंसल्टेशन पे डिपेंड करता हो? क्यों? कोई एग्जांपल दे दें। नहीं है। मेंटल हेल्थ का हैज़र्ड, मुझे कैसे पता कि वर्कर सो नहीं पा रहा, या उसको उसके कानों में साउंड बज रहे हैं रात को, या उसके साथ टाइनाइटिस का प्रॉब्लम है, या उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं? कैसे पता चलेगा? कंसल्टेशन के ज़रिए। तो ये सारे हैज़र्ड्स कौन से हैं? वर्कर कंसल्टेशन से भी हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल हैज़ार्डियस सब्सटेंस मौजूद है, लेकिन अब सारे फ्यूम्स तो नज़र नहीं आते। विद इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई फ्यूम्स जोड़ रहे हैं, वर्कर ने सिर्फ मुझे ये बताया कि हम जब साइट पे आते हैं, वापसी पे हमारा गला ख़राब होता है, हमें खांसी होती है, हमें ये मसले। अब फिर सेफ्टी ऑफिसर या मैकेनिकल इंजीनियर उस चीज़ को फाइंड करता है कहाँ से लीकेज है, कहाँ से मसला हो रहा है, कौन सी ऐसी गैस मौजूद है हमारे इस प्लांट के अंदर जो वर्कर्स को ये मसला कर सकती है, ठीक है। और जब न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, हमने पॉलिसी रिव्यू के लिए भी यही कहा था कि जब भी न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी तो हम क्या करेंगे? पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के साथ साथ फिर वर्कर की कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेथड्स क्या है?
डायरेक्ट एम्प्लॉयर टॉक करें, एम्प्लॉयर मिलता है कभी वर्कर से, लेकिन मेथड है कुछ छोटी कंपनीज़ के अंदर, जैसे वो डेंटल सर्जन वाला। आज मैं आपको सिनेरियो सारे दे दूंगा क्योंकि मैं पेपर तक रुका हुआ था। अब मैं आपको सिनेरियोज और कुछ अटेम्प्टेड पेपर्स जो फील्ड हैं वो दूंगा, उसके साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर या तो खुद बात करे आके वर्कर्स से, अगर नहीं करता तो फिर कौन करेगा? कौन है रिप्रेजेंटेटिव? सुपरवाइजर्स होते हैं वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव या कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कमेटी इज़ फॉर्म टू प्रेजेंट वर्कर्स रेगुलर मीटिंग टू, कोई कमेटी बना दी जाती है, कुछ बड़ी कंपनीज़ के अंदर कमेटीज़ बना दी जाती हैं, ये वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि मेंबर्स का क्या है, राइट है, कानून में भी राइट है कि वर्कर्स को अगर कोई चीज़ ख़तरनाक लगती है तो उसको क्या करें, अपने एम्प्लॉयर तक पहुंचाएं। इफेक्टिव कमेटी कैसे बनेगी? इफेक्टिव कोई भी चीज़ तब बनती है जब उसके अंदर उसकी, जैसे अगर आप कहें कोई पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है, वो किसकी बिना पे स्ट्रांग है? उसके अंदर जो उनके बंदे हैं वो अगर स्ट्रांग है, ठीक है। हु इज़ ऑन द कमेटी, कमेटी में है कौन? अब किसी आम से सुपरवाइज़र को कमेटी में रख दिया जिसको खुद नॉलेज नहीं है और जिसको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तो इफेक्टिव कमेटी नहीं बन सकती। हाउ ऑफन द कमेटी मीट, फिर कमेटी, अच्छा कमेटी मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमेटी मीटिंग्स जो होती हैं बड़ी, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी छोटी हो या ना हो, उसमें एटलीस्ट एनुअली एक कमेटी मीटिंग होती है जिसके अंदर वो साल भर की चीज़ें डिस्कस करते हैं। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बैंक हो, कुछ हो, उसमें एक ईयरली मीटिंग स्कूल्स के अंदर लाजमी होती है, तो ये कमेटी मीटिंग होती है। कमेटी कितना मिलेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, महीने में मिलेगी, 6 महीने में होगा, साल में? अब जो जिन कंपनीज़ के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली काम होते हैं तो ज़ाहिर बात है उनका 6 मंथली भी होता होगा, क्वार्टरली होता होगा, लेकिन नॉर्मली कमेटी मीटिंग का जो टाइम है वो एनुअल है। हाउ विल एक्ट एज अ चेयर, हु विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन, फिर वही इंपॉर्टेंट बात कि लीडर कौन है। चेयरपर्सन ज़ाहिर है कोई स्ट्रांग बंदा होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी का सीनियर सुपरवाइज़र हो सकता है, या कोई सीनियर मैनेजर, या एट दी एंड डायरेक्टर या एमडी खुद हो सकता है। व्हाट अथॉरिटी द कमेटी विल हैव, अब कमेटी को अथॉरिटी देनी है। ज़ाहिर बात है आप जब किसी को गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं, पुलिस की या किसी की भी, जैसे ट्रैफिक वार्डन होता है, उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। एक जो वार्डन, एक जो पुलिस वाला वॉचमैन जो सिग्नल पे खड़ा होता है, उसकी अथॉरिटीज़ और एक ट्रैफिक वार्डन की अथॉरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। वो चालान नहीं काट सकता, वो किसी को मना, वो सिर्फ ट्रैफिक को गाइड कर सकता है, लेकिन जो वार्डन होता है वो चालान भी कर सकता है। तो इस बिना पर हम कहते हैं कमेटी के पास क्या अथॉरिटीज़ होंगी, क्या डिस्कशन होगी कमेटी में, हाउ द डिस्कशन विल बी रिकॉर्डेड, फिर रिकॉर्डिंग मेथड, और हाउ इश्यूज विल बी फॉलोड अप। अगर आपके पास सवाल आता है कमेटी में, कमेटी के बारे में आर्ग्यूमेंट करें या कमेटी के क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ये वाली स्लाइड आप अपने सिनेरियो के साथ रिलेट करके लिख लेंगे। अगर फ्यूचर का क्वेश्चन है, फ्यूचर के क्वेश्चन में सिनेरियो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता कि मतलब फ्यूचर में कंपनी को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए। एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग आ जाती है इसमें, वो आगे आप पढ़ेंगे। इस तरह आपने बताया कि इसके रिलेटेड का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सेम मीटिंग से थोड़ा के ये लिखेंगे, आप रिलेट करेंगे सिनेरियो के साथ। अगर आप कहते हैं कि कमेटी के फीचर्स आगे फ्यूचर टेंस में, अगर आपसे सवाल है व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, कमेटी जैसे उसके बारे में आया था हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के क्या फीचर्स होने चाहिए। अब हमने वहाँ पे ज़्यादातर फीचर जनरल लिखे हैं, सिर्फ जहाँ पे आया हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड बी साइंड बाय सीनियर पर्सन, वहाँ पे हमने लिख दिया कौन, डेंटल सर्जन। ये सितंबर वाला सिनेरियो था अदनान, सितंबर का सिनेरियो था, हाँ नहीं उसका आ चुका है। अच्छा इश्यूज कैसे फॉलो अप होंगे, तो ये सब किसके फीचर्स हैं, कमेटी के। जब आप कमेटी डिसाइड कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, कमेटी में कौन है, कमेटी कब कब मिलेगी, कमेटी को चेयर कौन करेगा, फिर कमेटी की अथॉरिटीज़ क्या होंगी, क्या उसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या चीज़। पेपर में हम कोई भी चीज टू द पॉइंट एडेज उठा के लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर उसमें से रिकमेंडेशन से उठाते हैं, कन्वेंशन से उठाते हैं या बुक से उठाते हैं, वो अगर सेम फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कमेटी के बारे में, चौथा पॉइंट मैंने उठा के लिख दिया हु विल एक्ट चेयरपर्सन, वो लिख के उसके बाद नीचे उसका हवाला देके भी सिनेरियो से मैच करूँ, इज इट पॉसिबल? जी जी ऐसे ही होता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पेपर में चीज़ें वेरी करती हैं।
अगर आप डायरेक्टली सारे एक ही फॉर्मेट पकड़ लेंगे तो फिर तो सीधा प्लेजरिज्म में चले जाएंगे। प्लेजरिज्म में लाजमी नहीं है कि आप एट दी एंड गिल्टी पाए जाएं, ठीक है, हो सकता है आप फ्री हो जाएं, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होता है। तो कोशिश ये करें कि इसको इस तरह ना लिखें, जैसे मैंने अब आपको आज जो पेपर में दिखा रहा था उसमें देखें आप, ठहरें, आपने तो सर शिकार किए हुए। नहीं अब तरीका तो अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन है अलग से, वो क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया। अब ये देखो, सर स्टूडेंट लिया ना आपके? हाँ जी, स्माइल देखिए उसके बाद। मतलब एक पेपर जो मेजर होता है ना, जो मैं बनाता हूँ, ये वो पेपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेडिकल कॉस्ट तो सब ही लिखेंगे, लेकिन सबका मेडिकल कॉस्ट लिखने का तरीका, अब कोई लिख देगा इफ़ द कंपनी विल फेल लाइक द वर्कर इज इंजर्ड, ठीक है, फेल टू कंप्लाई विद हेल्थ एंड सेफ्टी लाइक द इंजर्ड वर्कर दे विल हैव टू पे मेडिकल बिल्स, सो दैट इज जी किसी और का पेपर, किसी दूसरे स्टूडेंट का पेपर, अच्छा मतलब कंपेयर कर। ठहरे मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मेडिकल कॉस्ट में 2। अब यहाँ पे देखो 2, द स्टील वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कैन गो जी can go through the problem of machine damage caused by an apprentice which is not officially trained, can go up and down while performing the, ये क्या, ये क्वेश्चन नहीं है। सिलेंडर को यार बंद कर दो। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मेरा देखें, लॉस वर्किंग टाइम में मैंने क्या लिखा है, in case of accident company will have to stop the work for first aid, investigation, reporting and production will be reduced and increased workload to fulfill orders, hence the working time will be lost। सीधे सर सिलेक्ट करके जाना पैर में तो नजर निकाल दो। ये तीसरा नंबर पॉइंट ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने in case of injury there might be replacement of worker and a period of time the company has to pay for the injured one as well as newly employed worker at the same time। ये क्या दूसरा पॉइंट है इसका, सॉरी ये वाला पॉइंट है। असल में ना आगे पीछे हुए होते हैं यार, स्टूडेंट अपने उस पे लिखता है, कोई सेकंड पे लिखता है, कोई थर्ड पे लिखता है, यहीं से जाके हम प्लेजरिज्म एक दूसरे से आप अलग होते हैं ना। अब देखो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक परफेक्ट टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अब एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेगा वो क्या चीज़, असल चीज़ उसको क्या चाहिए। ये लॉस्ट इन वर्किंग टाइम वाला लफ्ज़ एग्जामिनर को चाहिए। अब अगर वो आप बोल्ड कर देंगे, एग्जामिनर का काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला पेपर उस्मान को तो मैंने दिखाया था, कुछ को नहीं दिखाया। अब देखो ये था फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट करें कि कौन से नुकसान उनको बियर करने पड़ेंगे, सिनेरियो से एक्सप्लेन वो ज़रूर किया। अब लेकिन डायरेक्टली अगर कोई देखे तो वो क्या चीज़ें देखेगा, बोल्ड सीधा मेडिकल कॉस्ट लिखा हुआ है, कितने मार्क्स आ गए 10 में से, रिप्लेस्ड इंजन वर्कर, वर्किंग टाइम विल बी लॉस्ट, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, एनफोर्समेंट एक्शन, प्रोबेशन, फाइन, सिविल क्लेम, प्रोडक्शन लॉसेस, रेपुटेशन, इंश्योरेंस। 11। अब वो कितने नंबर देगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, 10 तो वो देगा ही देगा डेफिनेटली, क्योंकि वो इसको स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। पेपर का जो फॉर्मेटिंग होती है ना वो भी मैटर करती है, पेपर करना ही मैटर नहीं करता, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो कल में उस्मान उमर ये चीज लास्ट एग्जामिनर का जितना टाइम बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं आता तो सीधा वो देखेगा पॉइंट्स वैलिड ही, इनवैलिड चीज़ को गोरा किसी चीज़ सूरत एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा तो सर वो प्रैक्टिस ऐसी बनी कि ऐसा लिखो कि दोबारा खुद पढ़ो तो परेशान करते हैं। ऐसा नहीं लिखना ना, 24 घंटे किस काम के लिए, आराम से पढ़ो, देखो कौन से लेवल पे लिखा है, कौन से हमने भी यही होते हैं, लेकिन सर ने क्या ऐसे बोल्ड करते हैं आपने प्रॉपर करो उसे, किसी भी तरह हेडिंग्स दो, अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाओ, कुछ करो। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट
वहाँ पेपर डिफरेंट होगा। क्योंकि हमारा जो वो स्कूल कल्चर है ना, वो वही है कि टिकटों वाला ना, कि बस पेपर काले करने ने वो तो वो अभी तक वही है। मैंने ओ लेवल्स किया था एक फेडरल का मैं यही कह रहा हूँ जी। स्टैंडर्ड है कि वो पूरी पॉइंट करवाता है बच्चे का, और अगर तक हमारा ये बात हो ये गलत है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ओ लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद मैंने किताबें नहीं पढ़ी, ठीक है, FSE की है, यूनिवर्सिटी सारी पढ़ी है, MS की है। मैं अभी भी आप बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट दे दें 8-10 पेज का, मैं स्किमिंग स्कैनिंग वाली टेक्निक्स, अभी रीडिंग की टेक्निक्स है स्किनिंग और स्कैनिंग, मैं स्किनिंग स्कैनिंग कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी उसके गो थ्रू कर लेता हूँ, क्योंकि जो काम की चीज़ें हैं वो मैं ढूंढ के निकाल लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आपने हाईलाइट करना पॉजिटिव नेगेटिव। अपने लिए 2-3 रंग के हाइलाइटर्स जो भी रखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेटर आपके पास मार्क हुए हैं। पिछली बार मैंने मार्क किया, किसी ने पेपर उठा लिया, मैं फिर आधा टाइम वो अपना पेपर ढूंढता रहा हूँ कि दोबारा सिनेरियो से मैं किधर देखूंगा, मैंने जो मार्क किया हुआ है। वो दूसरा लड़का था, उसको आसानी हो रही थी, वो फिर मेरा ले जाता था, सर मुझे थोड़ी देर दे दें, तो ये कि आप तो मैं बीच में गुम जाता। देखो आधा घंटा लेट करो, पेपर आए प्रिंट निकालो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके करोगे पेपर तब दीजिए। दूसरा जब आपको गाइड कर रहे हैं तो सेम ये नहीं है जो शयार पॉइंट्स बता रहे हैं आपने उसी से सब में वही फॉर्मेटिंग रखनी, नहीं जो आपने ढूंढा हुआ है, जो आप और मोल आप पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद जो है ना आपको गाइडेंस। सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो टू द पॉइंट लिख लेते हैं, सारे ऐसे भी नहीं हैं जो हेडिंग्स दे देते हैं या बीच में से बोल्ड कर लेते हैं, हर किसी का अपना एक फीचर होता है। सर वो बेसिक किया ना, जो आपकी स्कूलिंग का बेसिक क्या है, हाँ, आपने पीछे सीखा क्या है, अभी जो आप बात बोर्ड से पढ़ो ना, सबके लिए मेरे से सबका मसला बहुत लंबी डिटेल्स कोई भी ना लिखे, मैं एक पेपर इनके सामने कर लूँगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बस हमारा आप चलो रास्ते में से फिर आगे हो गए, बैक टू ट्रैक हो गए, लेकिन हम एंड तक माशाल्लाह उसी लेवल पे चलते रहे। नहीं आपने जस्ट ये करना है, इससे अच्छा सीधे बढ़ चीजें बस फॉलो करो। अच्छा, ये वाला सवाल आया था, कौन से इश्यूज कंसिडर होने चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग में ये सवाल किसी पेपर में आया था कि कौन से इश्यूज को हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी कंसिडर करे। सबसे पहले एक्सीडेंट और डिजीज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से मुराद है कि उनके नंबरिंग, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, उनकी चांसेस क्या है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, ठीक है। मतलब आपकी कंपनी के अंदर पिछले 1 साल बाद हो रही है ना कमेटी मीटिंग, तो आपने पिछले 1 साल की क्या देखने हैं, स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि डिजीज़ेस कितनी हुई हैं, कितने वर्कर छुट्टी कर रहे हैं, कितने वर्कर बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कमेटी मीटिंग में, सिंपल। अब ये सवाल आ जाए तो आपके लिए हलवा होना चाहिए कि यार इस स्लाइड्स में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। फिर रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग इसका अलग से टॉपिक है, उससे सवाल भी आता है। एक्टिव मॉनिटरिंग वो होती है जो कंपनी बिफोर द एक्सीडेंट मेजर्स अडॉप्ट करती है कि एक्सीडेंट को रोका जा सके। रिएक्टिव मॉनिटरिंग, एक्सीडेंट के नतीजे में कंपनी एक्टिव हो जाती है और फिर क्या करती है, मेजर लेती है कि रोका। अब जैसे किसी जगह बम फट जाता है तो पाकिस्तान में हमेशा रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है, बाद में वो आले शाले लेके खड़े हो जाते हैं, लोगों को चेक करेंगे, ये करेंगे। अगर वो एक्टिव मॉनिटरिंग करते तो ये हादसा ही ना पेश आता। तो ज़्यादा बेहतर एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि कुछ चीज़ें कंपनी की निगाह में ना आए। तो फिर अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए जो पहले किसी के रिकॉर्ड में ही ना हो, फिर कंपनी क्या करेगी, इन्फोर्समेंट एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। आपको किसी ऐसे गुनाह की सज़ा मिल सकती है जिसका आपको इल्म ही नहीं है, अगर पंजाब पुलिस के डाले, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका कंपनी को भी नहीं पता, फिर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ आती हैं, एक्शन लेती हैं, लेकिन वो कंपनी को फ़ाइन या कुछ नहीं करती, बल्कि नॉलेज इकट्ठा करके कहाँ पे जाके अपलोड कर देती हैं, HSE की वेबसाइट पे, और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं कि ये वाले हादसे भी हो सकते हैं, ये वाले भी एडिशनल हैज़र्ड आ गए हैं कंपनी में, तो आप लोग इसका ख्याल रखें। जैसे कोविड के बाद हुआ है मोस्टली कंपनीज में, जिसकी कोई एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं थी, लेकिन रिएक्टिव मॉनिटरिंग लोगों ने अडॉप्ट की है। रिव्यू ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग में जो रिपोर्ट्स बनी है हर चीज़ का, जैसे सर आपको अक्सर कहते रहते हैं कि रिकॉर्ड बनता है, जिनको आप रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को फिर एक्टिव मॉनिटरिंग के ज़रिए जो होती है उनको कमेटी मीटिंग में देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, सेफ्टी ऑडिट्स रिपोर्ट्स। अगर कोई ऑडिट हो रहे हैं सेफ्टी के, उसको भी कहाँ देखा जाएगा। हम किस बारे में बात कर रहे हैं वैस, ये किसके फीचर्स हैं, किस चीज़ में डिस्कशन करेंगे हम, हेल्थ एंड सेफ्टी में जी। कमेटी मीटिंग्स, ठीक है, कमेटी मीटिंग्स जो होती हैं ये उसके बारे में सवाल है।
यहाँ एक जैकेट वाला लड़का था, किधर गया? राशिद बासी राशिद बासी है, नहीं याद अच्छा हमजा चलें, वो बिजी है। अच्छा, फिर हम कमेटी मीटिंग में रिपोर्ट्स, और ये देखो ये नई चीज़ जो मैंने कहा है कि इस साल में ज़ाहिर है हर साल कोई नए एजेट भी ऐड होते हैं जो कंपनीज को या एनफोर्समेंट को नहीं पता होते, तो फिर हम नहीं, मतलब आपकी कंपनी में नहीं, किसी और जगह हो गए हैं, लेकिन आपको पता चला है ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता है, तो फिर हम कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम किसको यूज़ करेंगे? HSE, वही जो वेबसाइट आपको बताई है, उधर से फिर हम मज़ीद नॉलेज भी साथ साथ अपनी कंपनी के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? उनको भी दें, ठीक है, अच्छा। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव वही सेफ्टी ऑफिसर जो भी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहा है। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़, कि हमने कमेटी मीटिंग में ये भी डिस्कशन करनी है कि प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ हम कैसे बनाएंगे। कमेटी मीटिंग डिस्कस करेगी ना, मीटिंग में हम हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा रखेंगे नहीं रखेंगे? लाजमी होना चाहिए। जाहिर है कि प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, लेकिन सारी चीज़ें सेफ्टी वाला नहीं बता सकता, फिर हमें चाहिए होगा कोई सुपरवाइज़र ज़रूरत पड़ गया, कुछ बड़ी मीटिंग होती है, ठीक है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। सेफ्टी कमेटी में हम ये भी देखेंगे कि जो ट्रेनिंग्स हमने दे के वर्कर्स को काम पे छोड़ दिया है इस भरोसे कि इन ट्रेनिंग्स की वजह से ये सेफली बिहेव करेंगे, उनका कोई असर है या नहीं है, या किस हद तक वो करामद है। फिर मॉनिटर एंड अप्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशंस। मीटिंग का एक हिस्सा ये भी होगा कि सेफ्टी की कम्युनिकेशंस को, कम्युनिकेशन की जैसे आपको टाइप्स बताइए, सेफ्टी के रिलेटेड कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर, फॉर एग्जांपल नॉइस में काम हो रहा है तो कमेटी कहती है ऐसा कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि जो ही कोई मसला आए तो सारे एवैक्यूएट कर जाए, फिर वो क्या करेगी? कोई ऐसा अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कराएगी जगह जगह कि मतलब वो जो ही बजाया जाए, चाहे शोर है या कोई बिजी है, जो भी है उसको उसकी आवाज़ आ जाए। इसराइल वालों ने अपने अलार्म सिस्टम लगाए हुए हैं, जब अटैक होता है तो बंकरों में घुस जाते हैं अंडरग्राउंड, देखिए उन्होंने अंडरग्राउंड बम प्रूफ बंकर बनाए हुए हैं, जो ही अलार्म बजते हैं हर घर के अंदर वो बंकर बने हुए हैं। जब गजा के पास छोटे रॉकेट्स हैं तो जब वो रॉकेट्स लगते हैं तो वो एक अलार्म सिस्टम ऐसा है कि पूरे लोगों को आवाज आती है, तो वो सारे लोग स्ट्रीट से घरों के छतों से बहुत बड़ा घरों में या उनके सोसाइटीज़ के मिड में पूरा एक सोसाइटी के लिए बन गया बंकर। उन्होंने बड़ी तैयारी की हुई है मार खाने की, डरते हैं ना, डर है उनके दिल में। एक आध लाइट ऑन कर दो, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बम प्रूफ सिस्टम से क्या मुराद है? बम प्रूफ नहीं होता, वो ये होता है कि हम अच्छा ठीक, छोड़ो बम प्रूफ सिस्टम को। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग के अगर सवाल आता है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, पता चल गया क्या डिस्कस करेंगे, उसके फीचर, ठीक है, और क्या डिस्कशन होनी चाहिए सेफ्टी कमेटी मीटिंग में। इस तरह का सवाल आ सकता है, डायरेक्टली आपने स्लाइड पे जाके लिखना शुरू कर देना है। आज हम लंबी क्लास लेंगे, 28 स्लाइड्स हो गई हैं, 110 स्लाइड्स हैं एलिमेंट 3 की। नमाज पढ़ के लेंगे, वुज़ू किया हुआ है सब ने करना है, बस फिर जब जमात होगी तब जाना। ट्रेनिंग क्या चीज़ है, ट्रेनिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई भी चीज प्रैक्टिस कराना, प्रैक्टिस किसी की चीज, किसी की काम, हाउ टू यूज इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज समथिंग न्यू। जो आपके पास नॉलेज के फॉर्म में या रिटन फॉर्म में कोई चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, वो क्या है? ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एक प्लान्ड है, प्लान्ड नहीं, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिसिंग नॉलेज एंड स्किल्स। परसों लंगर में क्या खाया था? लंगर की दाल दे दो। लंगर सर जदीद मैंने लंगर की अपनी इजाजत है। अजी परसों आप लोग गए दरबार पे, तुम्हारी निकाल जी
ठीक है, जल्दी से ट्रेनिंग का साथ साथ सुनो, साथ साथ खामोश होके कावा पियो, ठीक है। ट्रेनिंग जो होता है प्लान्ड है, फॉर्मल। फॉर्मल मतलब, फॉर्मल से क्या मुराद है? कैजुअल होता है, फॉर्मल। हाँ, फॉर्मल जिसके डिफाइंड प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक ख़ास डिसिप्लिन के तहत होता है, ठीक है। एक्वायरिंग एंड प्रैक्टिसिंग नॉलेज, कोई नॉलेज है, आपने नॉलेज और स्किल को क्या करना है? एक्वायर करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ट्रेनिंग एज अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। ड्रामेटिक इफेक्ट से क्या मुराद है? इमीडिएट इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं सोचना पड़ता हमें क्या करना चाहिए, आप डेफिनेटली वो कर देते हैं जो करना। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिकली, अब उन्हें ड्यूरिंग द वार कोई फ़ोन करके पीछे से नहीं बता रहा होता कि तुमने इसको मारना है, इसको नहीं मारना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में उनको बताया अगर ये सिचुएशन हो मार दो, ये सिचुएशन है नहीं मारो, ये सिचुएशन है तो इंतज़ार करो, ये सिचुएशन है तो रेस्क्यू करो। तो ये सारे प्रोसीजर्स उनको ट्रेनिंग में सिखा दी गए हैं। अब उनको बिस्किट लेके बैठ के वो बात सुन ही नहीं रहे हो, बाद में कहोगे पेपर के दौरान, जैसे अभी आप नहीं सुन रहे पेपर के दौरान मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? मेरा घर वालों के साथ पेपर वाले दिन में एंजॉय करता हूँ। विदाउट ट्रेनिंग वर्कर्स ट्राई टू डू देयर जॉब्स बाय। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी वर्कर्स काम कैसे करेंगे? एक दूसरे को देख के, जैसे किसी को डांस करना नहीं आता तो फिर दूसरे को देख के स्टेप मार रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, कॉपी करना, दूसरों को आप कॉपी करते हैं। कोई भी चीज़ आपको ना आती हो किसी जगह, आप फिर साथ वाले को कॉपी करते हैं। क्यों? आपने ट्रेनिंग नहीं ली टाइमली। तो अभी पेपर में जो लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? नवीद किधर है? आपका भाई है? भाई भी नहीं आया? जी जी, आप पेपर वाले दिन खिलाएंगे ना? नहीं, पेपर वाले दिन में बिजी हो तुम। मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, मैं कैसे आऊँगा? मैं अपनी नींद कर। पेपर वाले दिन मेरे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने उनको गाइड करना होता है। किधर 10 बजे तक हो जाएगा? ऐसे नहीं होता, ठहरो में। क्या है? क्या बात है यार? नमाज की ब्रेक लें। अच्छा, नमाज के बाद बात सुनो, नमाज के बाद बिल्कुल बात नहीं करना था कि ये